हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग शीटेड सिक्सर सीरीज के 14वें एपिसोड की ओर बढ़ेंगे, जो कि होगा हमारे प्रश्नों के निर्माण चैप्टर के ऊपर आधारित। इस पार्ट का डिटेल क्लास आ चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों में से सारे लोगों ने इसका डिटेल क्लास जो देखा है आप लोगों ने, उसका नोट्स आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा। तो चलिए, अब आपके इम्तिहान की बारी है। उसी अध्याय से 6 प्रश्न आपके सामने आएंगे और आपको 6 प्रश्नों के जवाब देने हैं और बन जाना है आज का सिक्सर किंग। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए देखते हैं। बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, आप एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थी के ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बीच उनकी पहचान करने और उनके आपस का संबंध निर्धारित करने की योग्यता की जांच करना चाहते हैं। इसके लिए आपको किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए? निबंधात्मक, अति लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ, मिलान वाले प्रश्न। जल्दी से बताइए। आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो चलिए अब इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया जाए। सवाल है कि आप एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थी के ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बीच उनकी पहचान करने और उनके आपस का संबंध निर्धारित करने की योग्यता की जांच करना चाहते हैं। इसके लिए आपको किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन होगा निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्नों से ही हम ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बीच उनकी पहचान कर सकते हैं और साथ ही साथ उनका आपस में संबंध निर्धारित करने की योग्यता की जाँच कर सकते हैं। तो इसके लिए निबंधात्मक प्रश्न सही विकल्प है, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न में ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को हम लोग जांच सकते हैं। विद्यार्थी के ज्ञान के विभिन्न नज़रिए को हम लोग देख सकते हैं निबंधात्मक प्रश्न में, क्योंकि एक ही विषय के निबंध के ऊपर अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग ढंग से लिखेंगे, अपना अपना दृष्टिकोण सब देंगे। बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक, लघु उत्तरीय, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य असत्य। जल्दी से बताइए। ये बहुत ही इजी सा सवाल था। आप लोगों ने बिल्कुल 1 सेकंड में इसका जवाब दिया होगा कि सत्य असत्य। ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है, सत्य असत्य। चलिए बढ़ते तीसरे सवाल की ओर। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के खाली स्थान यहाँ भरना है के बारे में चिंतित है। किसके बारे में चिंतित है? प्रश्न पत्र के किस चीज़ के बारे में वो चिंतित है? वैधता, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है, या फिर प्रश्नों के प्रकार के बारे में चिंतित है, या विश्वसनीयता के बारे में चिंतित है? जल्दी से बताइए। उम्मीद है कि आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया जाए। सवाल है कि एक शिक्षक जो हैं वो प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करते हैं कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। विशिष्ट उद्देश्य, ये मैंने बताया था आप लोगों को डिटेल क्लास में कि किसी भी प्रश्न की जो विशेषताएं होती हैं, तो विशेषताओं में कि विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने वाले होने चाहिए प्रश्न। तो वह शिक्षक जो है वो मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की किस चीज़ के बारे में चिंतित हैं? तो इस सवाल का जवाब है विश्वसनीयता, क्योंकि जब विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह प्रश्नों की जांच कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वह विश्वसनीयता को लेकर के जांच कर रहे हैं। क्योंकि जब तक प्रश्न जो हैं वो सभी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, तब तक वो विश्वसनीय नहीं हो पाते हैं। तो शिक्षक जो हैं वो विश्वसनीयता की जाँच कर रहे हैं। बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है और उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है? सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, या सीखने के समय आकलन। जल्दी से बताइए। उम्मीद है कि आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा होगा। चलिए इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया जाए। कहता है कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है
और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद फिर योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। इस चरण को आप समझिए, यहाँ जो चरण है ये चरण लेसन प्लान बनाने की ओर इंगित कर रहे हैं कि एक शिक्षक जो है वो कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है और फिर क्या करता है, उसके बाद योजना बनाता है, यानी कि क्या बनाता है, लेसन प्लान बनाता है, पाठ योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वह क्या कर रहा है, सीखने का आकलन कर रहा है या सीखने के रूप में आकलन कर रहा है या सीखने के लिए आकलन कर रहा है या फिर सीखने के समय आकलन कर रहा है। तो इसमें देखिए ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल उलझाने वाले हैं, कंफ्यूज करने वाले हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझने की जरूरत है कि शिक्षक कर क्या रहे हैं। तो शिक्षक जो हैं यहाँ इस लाइन को पढ़ेंगे कि शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, यानी कि वह जो है वो सीखने के लिए आकलन हो रहा है। यहाँ जो प्रक्रिया हो रही है वह सीखने के लिए आकलन के परिप्रेक्ष्य में हो रही है। यहाँ सीखने के समय आकलन नहीं हो रहा है, सीखने के रूप में भी आकलन नहीं हो रहा है और ना ही सीखने का आकलन हो रहा है। सीखने का आकलन कब होगा, जब हम डायरेक्ट मूल्यांकन उसका करेंगे, कोई परीक्षा ले लेंगे, तब वहाँ कहलाया जाएगा कि सीखने का आकलन किया जा रहा है। सीखने के रूप में भी आकलन नहीं है क्योंकि यहाँ मूल्यांकन की बात नहीं हो रही है। सीखने के समय भी आकलन नहीं है। सीखने के समय आकलन हम किस प्रकार के प्रश्न के द्वारा करते हैं, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा करते हैं। तो यहाँ वह भी नहीं हो रहा है, यहाँ लेसन प्लान बन रहा है, तो यहाँ सीखने के लिए आकलन हो रहा है। चलिए बढ़ते 5वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। आधारभूत सहायता का उदाहरण, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण दे देना, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। जल्दी से बताइए। उम्मीद है कि आप लोगों को आंसर पता चल गया होगा, तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक आधारभूत सहायता, फंडामेंटल हेल्प जो होती है उसका एक उदाहरण है। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, क्या यह आधारभूत सहायता का उदाहरण है? बेसिक फाउंडेशन नहीं। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, ये भी नहीं होगा। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण दे देना, ये तो बिल्कुल गलत है। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, ये सबसे सटीक और उपयुक्त आंसर है। ये हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि आधारभूत सहायता कहा जा रहा है यहाँ पे। आधारभूत सहायता तब होगा जब हम बच्चों को अनुबोधन देंगे और संकेत देंगे, यानी कि जब वो किसी समस्या को हल कर रहे होंगे तब हम उन्हें इशारा में कुछ उसका आंसर निकालने का उपाय बताएंगे, कुछ उन्हें संकेत देंगे, कुछ क्लू देंगे, ताकि बच्चे जो है उसको पकड़ करके समस्या के समाधान की ओर बढ़ सके। तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, जहां हम देखेंगे कि बच्चे जो हैं अब सवाल को हल करने की ओर बढ़ रहे हैं। यदि उन्हें थोड़ा सा और पुनर्बलन दिया जाए तो वे समस्या का समाधान खुद ढूंढ लेंगे। तो वहाँ पे नाजुक स्थितियों पर सवाल पूछना है, तो ये सबसे सटीक आंसर है। बढ़ते हैं आज के सीटेट शिक्षक सीरीज के आखिरी सवाल की ओर, जो है जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों के द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, दीर्घ उत्तरीय। जल्दी से बताइए। तो आज का ये जो छठा सवाल था काफ़ी आसान था। उम्मीद है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा और आज के शिक्षक किंग बन गए होंगे। तो चलिए जांच लेते हैं। सवाल है कि जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों के द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जी हाँ, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा ही हम अधिक परीक्षार्थियों की योग्यता को भी जांच सकते हैं और जितने भी व्यापक पैमाने पर
परीक्षाएं आयोजित होती हैं वो सारे के सारे जो हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के ऊपर आधारित होती हैं। चाहे आपका सीटेट हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, जो प्रारंभिक परीक्षाएं होती हैं तो वो सारे जो हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऊपर ही आधारित होती हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने आज के सारे सवालों के सही जवाब दिए होंगे। तो यदि आपने छक्का लगा दिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए।